ये सर। थे सर्कुलर मोशन पाथ पेपर। याद सही है मुझे? बेटा यस सर, हमने सर किए थे हमने। सर्कुलर मोशन के पास पेपर। आज हमने करना है मोमेंट और इक्विलिब्रियम स्टार्ट, या सर फॉलिंग हाँ, ऑब्जेक्ट भी अभी रहते हैं। मैं पहले ग्रुप में जरा मैसेज कर दूं। जी बेटा इब्राहिम, आप पूछो जो अपना आपने सवाल। क्वेश्चन समझाया था वो आप बता सकते हैं सर? एक जो आपने कहा था होमवर्क में करने। हाँ हाँ, समझा देता हूँ। आई थिंक वो तुम उसकी बात कर रहे हो जिसमें दो सैटेलाइट मूव कर रहे थे। जी सर। सिर्फ एक सेकंड, मैं जरा ग्रुप में लिंक भेज दूं। अच्छा बच्चों, हमने सर्कुलर मोशन के किए थे पास पेपर, ठीक है। तो अब टाइम है जी उसके आगे मूव करने का, तो उसके आगे भी मूव करते हैं। बच्चा कह रहे हैं कि आपने कोई एक सवाल समझाया था, वो आप दोबारा समझा दें। तो मैं वो जरा वर्कशीट निकालता हूँ, फिर आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वाला सवाल। ये मैंने निकाला। और मोशन इन सर्कल जो था वो कितने पेज पे था? 100 पे था तकरीबन। इस वर्कशीट के मैंने वीडियो सोल्यूशन की प्लेलिस्ट बना दी है, मिल गई है तुम्हें? ये जो वर्कशीट है बेटा, इस वर्कशीट की ना मैंने प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दी है। तो मैंने घर बैठ के ना, जो आपकी क्लास में करवाता हूँ वो नहीं, मैंने अपने से उसके बनाए वीडियो सोल्यूशन में आपको बता देता हूँ। आज मैं शेयर भी कर दूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ये कंप्लीट कर दूं। बच्चों जरा बोर्ड पे देख लो एक बार। यस सर। हाँ, आई थिंक मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन एक बार जल्दी शेयर कर लूँ। इब्राहिम, तुम्हें मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ये बताओ जरा। जी सर, नजर आ रही है। अच्छा देखो, ये मैंने निकाला हुआ है जो मैंने यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड करता हूँ। अब इसके तुम चले गए प्ले लिस्ट में, ठीक है। और मेरे थंबनेल पे हंसना बिल्कुल नहीं है। थंबनेल बड़े ओके। फनी किस्म के बन रहे हैं, बट इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। अच्छा, अब बात सुनो। ये मैंने जो फोर्सेस की वर्कशीट है उसकी ये प्ले आपका लिस्ट बना question दी number है, one. ठीक है। बेटा बात सुन लो ना, बीच में ना बोलो। Balance forces are acting on a moving body. अच्छा, What? ये मेरी अपनी वीडियो चल रही है तो मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि बात ना करो। मेरी अपनी आवाज आ रही थी, आई वाज थिंकिंग कि। अच्छा बच्चों बात सुनो, ये मैंने अभी तक ना आपके कर दिए हैं कितने क्वेश्चन? ये मैंने 25 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। और ये प्ले लिस्ट में शेयर कर दूंगा। मैंने इस फोर्सेस की पूरी वर्कशीट के वीडियोस बना देने हैं, फिर आपका टेस्ट लेंगे। इब्राहिम, तुम्हें आ रहे हैं नजर? जी सर। ये मैंने सारे क्वेश्चन अपलोड करने कर दिए शुरू। तो आपका टेस्ट लेने से पहले ये मैं कंप्लीट करूंगा, फिर आपको कहूंगा आज आपका टेस्ट है। टेस्ट मिनट्स के बाद होंगे, बिकॉज मिनट्स तक आप मिनट्स की तैयारी करो। उसमें मैंने आपको बस हेल्प करना है अभी। पिछले हफ्ते क्या करवाया था आपने? वो ग्रुप पे मैसेज करो, मैं बता दूंगा, रिकॉर्डिंग्स हैं सारी। चैप्टर्स कौन से थे? सर्कुलर मोशन और मैं तुम्हें बताता हूँ। हम कर रहे हैं फोर्सेस। फोर्सेस हमने पिछले वीक में किया था सर्कुलर मोशन, ठीक है। और आज सर्कुलर मोशन का इब्राहिम कह रहा है कि एक क्वेश्चन करा दें, वो करके उसके बाद हम चले जाएंगे बाकी टॉपिक्स पे। ओके सर। अच्छा इब्राहिम, जो क्वेश्चन तुम कह रहे हो वो जरा निकालते हैं। अब सर आई थिंक तुम है मुझे इस वो वाला वर्कशीट कह में। रहे हो ना, प्लैनेट्स वाला, ये कह रहे हो ना? जी सर, जो हमने खुद। जो मैंने खुद से सर दिया सर। था। जी अच्छा सर। अच्छा अच्छा, वो वाला जिसमें कहा था कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद ये इस अलाइनमेंट पे आ जाएंगे। नहीं, उसका मैं थोड़ा सा वीडियो बना के भेजूंगा, उस पर लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक हो गया, ओके आप सर। आगे चलते हैं। इब्राहिम वो कह रहे हैं, जब मैंने कहा था कि वो टाइम बताओ जहां पे ये यहाँ पे है, तो कितने टाइम के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, याद है ये वाली बात? उसकी मैं दो तीन, वो मैं आज रात ना दो तीन एग्जांपल्स की वीडियोस बना के आपको भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, सर। मैं करूंगा, फिर आप मैच करेंगे। ठीक है। सर।
अच्छा एक बात और बता दूं बच्चों, एक सेकंड बेटा, 1 सेकंड सिर्फ। चैट जीपीटी कभी कभी धोखा भी करता है। उसने मेरे साथ इतने धोखे किए हुए कि नो आई रियलाइज कि चैट जीपीटी जो है उसकी लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं। उसको मैं कभी दूं ना सवाल करने के लिए, तो कभी कभी वो मुझे गलत सवाल करके दे देता है। उसको मैं कभी कहूं मैंने एक मार्कशीट बनवानी थी, मैंने कहा इसके ना ईयर्स मुझे बताओ, उसने सारे ईयर मुझे गलत बता दिए। पता है उसने किया क्या है? प्रेशर का अगर क्वेश्चन था तो प्रेशर का क्वेश्चन कोई जो उसका दिल किया है वो उठा के दे दिया। उसने फिगर्स को किसी चीज को मैच नहीं किया। तो चैट जीपीटी पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना। अच्छा आज का हमारा टॉपिक हेडिंग दो, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा मेन टॉपिक क्या चल रहे हैं? फोर्सेस। अच्छा फोर्सेस में हमारी तीन चीजें रह गई है। कितनी चीजें? तीन चीजें। एक हमारा रह गया फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, एक हमारा क्या रह गया बेटा? फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। दूसरा हमारा रह गया है मोमेंट, दूसरा हमारा रह गया मोमेंट। अच्छा अभी मैं सिर्फ मिड टर्म की प्रिपरेशन पे फोकस करूंगा, जब वो हो जाएगी फिर मैं अपने जो टेस्ट हैं वो शुरू कर दूंगा। तो अभी मिड टर्म तक मैं टेस्ट नहीं ले रहा। आप यूं समझ लें कि मैं 15 आपका टेस्ट चेक करके भेज दूंगा। 15 दिसंबर तक अभी मैं टेस्ट नहीं ले रहा, 15 दिसंबर के फौरन बाद मैं टेस्ट शुरू कर दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, उस वक्त तक आपका प्रेशर। बेटा 15 दिसंबर तक नहीं ले रहा, ये तो नहीं कह रहा कि 16 दिसंबर को मैं आपको पकड़ लूंगा टेस्ट दो। मैं कह रहा हूं 15 तक नहीं ले रहा, देन विल प्लान मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम। और तीसरा जो टॉपिक हमारा रह गया है वो सिर्फ जीसीएससी का है, लेकिन आईजी में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज याद रखना, कैम्ब्रिज वाले जो हैं वो बताते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। जैसे जीसीएससी का कोई टॉपिक उसका क्वेश्चन आईजी में दे देते हैं, तो आपने अगर कोई जीसीएससी का टॉपिक है उसको इग्नोर नहीं करना। मैं एग्जांपल बताता हूं, ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल्स आईजीसीएससी में नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्ज करें आईजीसीएसई के पेपर में हम 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं जो जीसीएसई का एक कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है। तो कभी कभी वो ये काम करते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल का क्वेश्चन दे देते हैं। तो जी जी बेटा ले लो जीसीएसई, ये जीसीएसई ओनली टॉपिक है, साथ लिख लो जीसीएसई ओनली। और टॉपिक का नाम है ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल्स। तो क्या इसके क्वेश्चन आईजीसीएसई में आते हैं या नहीं आते? आंसर ये है कि आते हैं। तो इसलिए आईजीसीएसई वालों को भी ये टॉपिक करना चाहिए, क्योंकि सवाल आते हैं। सिलेबस में नहीं लिखा हुआ लेकिन सवाल देते हैं, जीसीएसई के सिलेबस में भी लिखा हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। हेडिंग दे फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। पहले इसके नोट्स लिखेंगे फिर पास पेपर करेंगे। नोट्स में जितने कॉन्सेप्ट है पहले वो कवर करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट्स तेज तेज लिखना है। ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू डैश। तो आपने वो फैक्टर बताना है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स अर्थ के टूवर्ड्स फॉल करते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, एक सिलेक्ट करना है। एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सर्टेड बाय द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर। हाँ ये बात पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सर्टेड बाय द सेंटर ऑफ द अर्थ। पहली बात क्या है कि जमीन की तरफ चीजें गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज ड्यू टू नॉट द सरफेस ऑफ द अर्थ बट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बात हमने सीखी। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। नंबर 2 लिखें। नंबर 2 में आप बताएं कि स्मॉलर जी के 2 नाम क्या हो सकते हैं। स्मॉलर जी के आपने 2 नाम बताने, पहला नाम दूसरा नाम। एक तो क्या है? मैं लिखवाता हूं। स्मॉलर जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। गलती से भी इसको ग्रेविटी नहीं लिखना, आपका 1 नंबर कट जाएगा। ग्रेविटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स एन इफेक्ट। ग्रेविटी एक इफेक्ट है, ये किसी क्वांटिटी का नेम नहीं है। समझ आ गई बात? तो जी को आपने ग्रेविटी नहीं लिखना, जी ग्रेविटी नहीं होता। ग्रेविटी एक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से अर्थ हमें पुल करती है। तो या तो इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ,
या फिर इसका दूसरा नाम होगा एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका दूसरा नाम क्या होगा? एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका तीसरा नाम होगा एक्सलेरेशन ऑफ फ्री फॉल। इनमें से कोई भी नाम आ सकता है। एक्सलेरेशन ऑफ फ्री फॉल, ये हो गए जी के 3 नाम। ये जी के क्या हो गए? 3 नाम जो कि हमने लिख दिए। और जी कब अप्लाई होगा? जी अप्लाई होगा, नंबर 3 लिखो, एक्सलेरेशन of a falling object, acceleration of a falling object will be g if it is falling in dash। हाँ जी, ऑप्शंस, इन एयर या इन वैक्यूम? इन एयर या इन वैक्यूम? if it is falling in vacuum, it's falling in vacuum, बेटा हवा होगी फिर जी अप्लाई नहीं होगा। if it's falling in vacuum under gravity, और वो भी क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। रिपीट करूंगा, एक्सलेरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट विल बी जी। कब होगा जी? जब वो फॉल करेगा वैक्यूम में, हवा नहीं होनी चाहिए, हवा नहीं होनी चाहिए, ग्रेविटी होनी चाहिए, और अर्थ की सरफेस के क्लोजर उसको फॉल करना चाहिए। अगर हम किसी सैटेलाइट में से चीज गिराएंगे तो उस पर जी अप्लाई नहीं होगा। फर्ज करें आप किसी सैटेलाइट में या स्पेसशिप में हैं, तो उस पर जी अप्लाई नहीं होगा, जी की जगह कोई और एक्सलेरेशन होगा। तो जी सिर्फ कब अप्लाई होगा? उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। एक तो इट शुड बी वैक्यूम, दूसरा जमीन के करीब होना चाहिए। तो जी सिर्फ तब अप्लाई होगा जब जमीन के करीब होंगे और वैक्यूम होगा। सैटेलाइट्स के अंदर जी अप्लाई नहीं होता। बताएं क्यों? क्योंकि हम जमीन से बहुत दूर चले गए। अब चौथे पॉइंट में हम इसी पॉइंट को कवर करेंगे, मैं बताता हूं, आप समझते जाएं। लिखे, एक्सलेरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक्सलेरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट विल, ये मैं सारे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ये आपने सारे याद करने हैं, समझने भी है। एक्सलेरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट विल नॉट बी जी। वो सारी सिचुएशंस बताओ जब एक्सलेरेशन जी नहीं होगा। पहली सिचुएशन, वो सारी सिचुएशन बतानी है, सिर्फ एक नहीं, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं। पहली सिचुएशन, इफ फॉलिंग इन एयर, इफ फॉलिंग इन एयर। दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ द फॉल इज ना, एयर और वाटर इधर ही लिख दो यार, एयर में वाटर आ गया, ठीक है, वो एक ही बात है, फ्लूइड, फॉलिंग इन फ्लूइड। तो एयर और वाटर, वो दोनों बातें फ्लूइड की हो गई, फ्लूइड में गिर रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ द फॉल इज फर्दर अवे, इफ द फॉल इज फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ और द प्लेनेट, फ्रॉम द अर्थ। इसकी एग्जांपल, इफ यू ड्रॉप अ बॉल इन अ स्पेसशिप, तो स्पेसशिप के अंदर एक्सलेरेशन जी नहीं होगा क्योंकि आप अर्थ से बहुत दूर हैं। तो फॉर एग्जांपल, इफ अ बॉल is dropped, if a ball is dropped in a spaceship, then क्या इसका एक्सलेरेशन जी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जी सिर्फ जमीन की सरफेस पे होता है। then acceleration will not be 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें 9.8 क्या है, जी। समझ आ गई बात। तो अगर आप जमीन से बहुत दूर चले जाएंगे तब भी जी नहीं होगा। तो एक्सलेरेशन जी ना होने की दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी फॉलिंग इन अ फ्लूइड, वाटर या एयर में फॉल। दूसरी पॉसिबिलिटी आप जमीन से बहुत दूर थे। बात समझ आ गई। अच्छा, अब आ जाए नंबर 5 पे। नंबर 5 में लिखो कि if we move if we move if we move away from the earth, if we move away from the earth, if we move away from the earth, g will remain same या will decrease? g will decrease, और इस decrease की दो reasons बताओ। g will decrease because of following two reasons, because of following two reasons। अब बात को समझ लो। जब आप किसी प्लेनेट से अवे जाते हैं तो जी डिक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीज होने की दो रीजंस हैं, और वो दोनों रीजंस आपने बतानी है। पहली रीजन लिखो, रीजन 1। रीजन 1, जी हैज एन इनवर्स प्रोपोर्शन with the distance from the center of the planet। ये कॉन्सेप्ट आपने बस याद रखना है, और इस डिस्टेंस का स्क्वायर भी होता है डिनोमिनेटर में। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपने बस ये बात समझनी है कि जितना प्लेनेट के सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा जी कम होता जाएगा। बात समझ आ गई। सो डिस्टेंस इटसेल्फ इज वन रीजन। बात क्लियर। जितना हम प्लेनेट से दूर जाएंगे डिस्टेंस के बढ़ने से जी कम होता जाएगा। डन हो गया या कोई कंफ्यूजन है? उसने एक रीजन कही है या दो रीजन? दो। अच्छा, एक रीजन तो ऑब्वियस है, जमीन से दूर जाएंगे ग्रेविटी कम होगी। दूसरी रीजन क्या है? लिखे रीजन 2। देखते हैं रीजन 2 कौन सा अक्लमंद बच्चा मुझे बताता है। कोई भी बच्चा बता सकता है। नहीं, कोई और बच्चा जो रीजन 2 बताना चाहे, मैं वेट कर रहा हूं। वेरी गुड, ये अब्दुल्ला सही बता रहे हैं। जब आप जमीन से दूर जाएंगे तो आप किसी और प्लेनेट या मून के टूवर्ड्स जा रहे हैं, तो उसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी में से सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। मैं रिपीट करता हूं, जी के डिक्रीज करने की दो रीजंस हैं। वन ऑफ देम इज द डिस्टेंस इटसेल्फ। जब आप अर्थ या प्लेनेट से दूर जाएंगे तो वैसे ही ग्रेविटी कम होगी। जमीन से दूर जाएंगे तो वैसे ही ग्रेविटी कम होगी। ये एक रीजन है। दूसरी रीजन, चांद की ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी के अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप चांद और जमीन के दरमियान में होंगे तो अर्थ इज पुलिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, मून इज पुलिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, ग्रेविटी सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई बात। तो जितना आप अर्थ से अवे जाएंगे तो आप मून के टुवर्ड्स जा रहे हैं ना, तो मून या सन या किसी और प्लेनेट की ग्रेविटी क्या होना शुरू हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप अर्थ की सरफेस से अवे मूव करते हैं तो डिस्टेंस के बढ़ने से ग्रेविटी कम होगी। बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर। द सेकेंड फैक्टर इज बाकी प्लैनेट्स की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी को रिड्यूस करना शुरू कर देगी, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो सेकेंड रीजन लिखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, लिख लो, ग्रेविटेशनल फील्ड strengths of other planets और मून्स भी बहुत सारे होते हैं ना, मून्स will act opposite to reduce the gravity of the earth। अच्छा बच्चों, अब मैं रुक गया। अब आप लोग मुझे बताओ जरा, आपको बात समझ आ गई? जमीन से जब दूर जाएंगे तो ग्रेविटी के डिक्रीज होने की दो रीजंस, डिस्टेंस इटसेल्फ इज वन फैक्टर। जब आप जमीन से दूर जाएंगे तो दूसरे प्लैनेट्स के करीब जा रहे हैं तो उनकी ग्रेविटी इफेक्टिव हो जाएगी।
तो वो ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी में से क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो दो रीजंस हैं ग्रेविटी के डिक्रीज करने की। बात क्लियर? ठीक। अच्छा, अब ये था फिफ्थ पॉइंट। अब आप लोग दें एक हेडिंग, लिखे एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन वैक्यूम। इसका मतलब है हवा नहीं है, इसका मतलब है हवा नहीं है। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन वैक्यूम अंडर ग्रेविटी near the surface of the अर्थ। अर्थ की जगह प्लेनेट भी हो सकता है, अर्थ और अ प्लेनेट। कुछ क्वेश्चन में अर्थ की जगह दे हैव टेकन सम अदर प्लेनेट। ठीक। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन, हवा है या नहीं है? नहीं है, वैक्यूम, अंडर ग्रेविटी और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। लिख दी सारी बात। इसमें अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप मुझे बता दे जाओगे। पहला कॉन्सेप्ट, फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्सेस को लिस्ट करो। Gravity. क्या वेट के अलावा कोई और फोर्स है या नहीं है? Weight, lava. वेट के अलावा कोई और फोर्स जो दिमाग में आ रही है या नहीं है? वेट के अलावा कोई फोर्स? सो लिखो वेट mg, वेट mg इज द ओनली फोर्स। वेट mg इज द ओनली फोर्स। मैं रुक गया, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। वेट mg इज द ओनली फोर्स। तो ये जो वेट mg है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये भी बता दो। जमीन की सरफेस के करीब है ना, कांस्टेंट। ये हो गई दो बात। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वैक्यूम में फॉल करेगा उस पर अकेली फोर्स वेट होगी। डन। अब अगली हेडिंग लिखो, इसके आगे ये कंटिन्यू कर रहे हैं, यही यही सिचुएशन कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर वेट अकेली फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? वेट ही हो जाएगी। mg। हाँ, वेट हो जाएगी और कांस्टेंट। यहां तक बात क्लियर? तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सलेरेशन है वो क्या होगा? तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट का एक्सलेरेशन इक्वल होगा जी के और होगा कांस्टेंट। ठीक। अब इस सिचुएशन पे एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, मैं भी आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा, आपने क्वेश्चन आंसर करते जाने। सिचुएशन क्या है? फॉलिंग इन वैक्यूम अंडर ग्रेविटी। पहला क्वेश्चन, कंपेयर, थोड़ा तेज लिखना है। कंपेयर द एक्सलेरेशन, compare the acceleration of an elephant with a paper। यानी कि एग्जामिनर आपको एक ऑब्जेक्ट दे रहे बहुत हैवी और एक ऑब्जेक्ट दे रहे बहुत लाइट, लेकिन हवा नहीं दे रहा। इन वैक्यूम अंडर ग्रेविटी। तो आपका क्या ख्याल है, एलिफेंट और जो है पेपर, उसके एक्सलेरेशन को अगर कंपेयर करते हैं, विच वन विल हैव अ हायर एक्सलेरेशन? सेम होगा, प्रोवाइडेड दैट same। एयर, इज नॉट प्रेजेंट। तो विदाउट एयर सेम एक्सलेरेशन, विदाउट एयर सेम एक्सलेरेशन। ठीक। अब मैं एक टेबल बनवा दूंगा जिसमें आप सारी चीजें लिखते जाएंगे। कॉपी हो गया ना? एक टेबल, टेबल है फॉर फॉलिंग इन वैक्यूम अंडर ग्रेविटी। अच्छा, पहले कॉलम में लिखना है क्वांटिटी, दूसरे कॉलम में लिखना है कंपैरिजन,
Elephant is representation of an object with more mass. Paper is representation of a light object. Comparison of heavy light लिख सकते हैं, elephant paper लिख सकते हैं. Comparison of a heavy and a light object. तो आपने बताना है कि ये वाली जो क्वांटिटी मैं लिख रहा हूं ये क्या कंपैरिजन होगा. पहली चीज, हाउ विल यू कंपेयर देयर वेट्स. ये तो ऑब्वियस है. हैवी ऑब्जेक्ट will have higher weight. So if we are dropping a heavy and a light object, the weight of the heavy object will be higher. Number 2 लिखो, resultant force. क्या resultant force दोनों पे सेम होगी या heavy object पे ज्यादा होगी? हाँ, resultant force is the weight. ये ऑब्जेक्ट में ज्यादा. तो resultant force तो है ही weight ना. Resultant force is the weight or it will be higher for किसके लिए? एलिफेंट. Heavy object. आप एलिफेंट पेपर समझें या हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट समझें, तो वेट दोनों में से हैवी का ज्यादा होगा, रिजल्टेंट फोर्स दोनों में से हैवी पे ज्यादा होगी. नंबर 3, एक्सलेरेशन. एक्सलेरेशन सेम होगा या एक का ज्यादा एक का कम होगा? सेम as long air is not present. As long air is not present. जब तक एयर नहीं होगी एक एलिफेंट और एक पेपर के लिए एक्सलेरेशन सेम होगा. ठीक. टाइम नंबर 4, टाइम टू fall through a given height. Time to fall through a given height. कौन ज्यादा जल्दी फॉल करेगा, पेपर या एलिफेंट? इफ इट्स अ वैक्यूम, सेम टाइम. सेम टाइम टेकन. अगर वैक्यूम है और हवा नहीं है तो जितने टाइम में एलिफेंट गिरेगा उतने टाइम में पेपर गिरेगा. सो मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेस will fall with same speed and time if the air is not present. सही हो गया? क्लियर नहीं यहां तक? अच्छा, अब आ जाओ नंबर 5 पे. नंबर 5 is the last one. Speed with which they will. एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा ऊपर करें, मैं जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लूं. बिल्कुल कर देंगे. तो अगर वैक्यूम में फॉल कराया जाए तो सेम हाइट से, तो ज्यादा हायर स्पीड से कौन हिट करेगा, एलिफेंट या पेपर? सेम स्पीड इफ हाइट फॉलन इज सेम. अगर दोनों एक जितनी हाइट से गिरेंगे तो स्पीड सेम होगी. कोई कंफ्यूजन है या बात समझ आ गई? तीसरी चीज जो आपसे पूछेंगे इस सिचुएशन में वो ग्राफ्स हैं. इस टेबल के अलावा क्या पूछेंगे? ग्राफ्स. टेबल बना दिया ना, अब इसके ग्राफ्स पूछेंगे. अगर वैक्यूम में फॉल करवाते हैं तो ग्राफ्स क्या होंगे? देखो ग्राफ्स, ये ग्राफ्स एयर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ये ग्राफ्स हैं बेटा वैक्यूम के लिए. अगर कोई चीज वैक्यूम अंडर ग्रेविटी, सो ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन वैक्यूम अंडर ग्रेविटी. पहला ग्राफ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम इफ इट्स वैक्यूम? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. हाँ जी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन which shows that the acceleration is constant. तो acceleration will be g, horizontal line. कोई confusion इसमें? It will remain g. Done? अच्छा, acceleration के बाद how will
the speed of the object change? Speed will increase at a uniform rate because acceleration is acceleration due to gravity. Speed will change. आइए बात समझ, स्पीड का ग्राफ टाइम के साथ, स्पीड का जो रेट होता है वो एक्सलेशन होता है, तो स्पीड इंक्रीजेस एट व्हाट रेट? एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज करेगी। समझ आ गई तो आगे चलते हैं। आ गया समझ? ये हमने स्पीड का बना दिया। अच्छा, अब स्पीड के बाद फर्ज करें अगर एग्जामिनर कहे ग्राफ बनाओ डिस्टेंस फॉलन, किसका? डिस्टेंस फॉलन का टाइम के साथ, डिस्टेंस फॉलन विद टाइम। अब आप मुझे ये बताओ इसका स्लोप क्या होता है? स्पीड। तो हर सेकंड में जरा सोचो, हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस होगा जब तेज होता जाएगा डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा। मैं रिपीट, जब तेज का डिस्टेंस ज्यादा आएगा। हर सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या जब तेज होगा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा? अब तेज का डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा। अगर मैं इसका फॉल रिप्रेजेंट करता हूं, पहले सेकंड में इतना डिस्टेंस, आपस में बात ना करो, दूसरे सेकंड में इतना डिस्टेंस, तीसरे सेकंड में इतना डिस्टेंस, चौथे सेकंड में इतना डिस्टेंस। जब तेज होता जाएगा तो हर सेकंड में डिस्टेंस क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा, d3 d4। so in every second the distance is increasing. So what kind of graph we are achieving? Every single second of time is same. ये मैंने टाइम के सेकंड बना दिए, ये टाइम के सेकंड बना दिए। पहले सेकंड में स्लो था, पहले सेकंड में स्लो था तो कितना डिस्टेंस होगा? कम। दूसरे सेकंड में तेज हो गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? और ज्यादा। तीसरे सेकंड में और तेज हो गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? और ज्यादा। समझ आ गई बात? तो सोचने का जो मेथड है वो ये है, लाजमी नहीं कि आप ग्राफ को रट्टा करो, आप इस तरह सोच भी सकते हैं कि टाइम के सारे सेकंड आपस में सेम होते हैं और जो डिस्टेंस है वो जब तेज होता जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये मैंने लिखा डिस्टेंस फॉलन और ये मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा टाइम। तो टाइम के सारे सेकंड्स आर आइडेंटिकल, फर्स्ट सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, टाइम के डिवीजन यूनिफॉर्म होंगे। अब्दुल्ला आप बता सकते हैं टाइम के डिवीजन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि बॉल जैसे मर्जी फॉल करे टाइम का हर एक सेकंड सेम होता है, टाइम घड़ी पे चलता है, तो टाइम का सेकंड टू सेकंड वेरिएशन नहीं हो सकती। डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, जब बॉल होगी स्लो और जब बॉल होगी फास्ट, जब स्लो होगी तो कम डिस्टेंस, जब फास्ट होगी तो ज्यादा डिस्टेंस। कम डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस और ज्यादा डिस्टेंस और बहुत ज्यादा डिस्टेंस तेज होती जा रही है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं किस तरह की शेप बन रही है? सो इंक्रीजिंग स्लोप। और फिजिकली बात समझ आ रही है कि टाइम के साथ तेज होने से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। बेटा टाइम के साथ जब बॉल तेज होगी तो डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इट्स अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व। ग्राफ क्या सजेस्ट कर रहे हैं? कर्व। इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग कर्व। एक आखिरी ग्राफ, सो दिस इज इंक्रीजिंग कर्व। आगे समझ? एक आखिरी ग्राफ, अगर डिस्टेंस फॉलन की जगह आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ हाइट विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन वैक्यूम अंडर ग्रेविटी, हाइट वर्सेस टाइम। अच्छा मेरा पहला सवाल, जब बॉल गिरेगी तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? हाइट कम होती जाएगी। जब बॉल गिरेगी तो हाइट कम होगी। तो 0 सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्या टाइम का हर एक सेकंड आपस में एक जैसा होगा या नहीं होगा? क्या टाइम के सेकंड छोटे बड़े हो सकते हैं? नहीं। तो टाइम का डिवीजन यूनिफॉर्म, क्योंकि टाइम का हर सेकंड दूसरे सेकंड के साथ आइडेंटिकल होता है। बात क्लियर? हाइट, शुरू में हाइट होगी ज्यादा। अच्छा अगर आप इस तरह करते हैं ना कि ग्राफ को याद करते हैं तो आप फिर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, फिर आप कोई मेमोराइजेशन कर रहे हैं। आप इस तरह सोचा करो कि अच्छा ये गिर रहा है ना, तो टाइम का हर सेकंड एक जैसा। हाइट की अगर बात करते हैं तो पहले स्लो था, पहले क्या था? स्लो। और जब जमीन पे लगेगा तब क्या होगा? स्लो या तेज? तेज होगा। ज्यादा डिस्टेंस कब कवर करेगा? जब स्लो होगा या तेज होगा? जब तेज होगा।
तो पहले कम डिस्टेंस, फिर तेज हुआ ज्यादा डिस्टेंस, फिर और तेज हुआ और ज्यादा डिस्टेंस, फिर और तेज हुआ और ज्यादा डिस्टेंस। तो पहले सेकंड में इतना कवर किया, दूसरे में इतना हाइट फॉल किया, तीसरे में इतना हाइट फॉल किया, चौथे में बहुत ज्यादा हाइट फॉल किया। समझ आ गई बात? तो फर्ज करें 4 सेकंड पे अगर जमीन पे लगा, तो पहले सेकंड पे ये था इस जगह पे, 1 सेकंड के बाद हमें कौन सा डिवीजन मिल रहा है, यहां पे आ गया। बात समझ आ गई? दूसरे सेकंड के बाद कहां पे आ गए, थोड़ा सा और ज्यादा हो गया डिस्टेंस, तेज हो रहा है ना। तीसरे सेकंड के बाद कहां पे आ गए, चौथे सेकंड के बाद जमीन पे जाके लग गया। तो इन पॉइंट्स के साथ किस तरह का ग्राफ समझ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन या कर्व, इंक्रीजिंग कर्व या डिक्रीजिंग कर्व? नहीं Increasing बेटा, curve. स्लोप क्या होती जा रही है, स्टीपर होता जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा, स्टीपर हो रहा है। समझ आ गई बात? स्पीड तेज होती जा रही है। ग्राफ अब समझ आ गया ऐसे क्यों बनता है? ठीक है ना? अच्छा बताओ कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। इस ग्राफ का स्लोप होगा स्पीड। क्या होगा इस ग्राफ का स्लोप, स्पीड। और हाइट वाले ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्पीड। हाइट और डिस्टेंस में बेटा कोई फर्क नहीं है, हाइट भी डिस्टेंस है और डिस्टेंस भी डिस्टेंस है। फर्क क्या है, हाइट होती है ऊपर से नीचे और डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट से। सॉरी, हाइट होती है जमीन से और डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट से। जैसे अगर बॉल गिर रही है, बोर्ड पे एक बार देख लो, आपने यहां से बॉल को रिलीज किया, ये था पॉइंट ऑफ रिलीज। हाइट इज टेकन फ्रॉम द ग्राउंड एंड पॉइंट ऑफ रिलीज से डिस्टेंस लेते हैं। फर्ज करें जब बॉल यहां पे होगी तो हाइट कितना होगी, जब बॉल यहां पे होगी तो ये क्या हो जाएगी, हाइट, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस। आइए समझ, हाइट और डिस्टेंस में क्या फर्क हुआ, हाइट इज टेकन फ्रॉम द ग्राउंड, डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज। ये साथ लिख भी लो। डिस्टेंस कहां से लेते हैं बेटा, डिस्टेंस इज टेकन जमीन से या पॉइंट ऑफ रिलीज से, डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिलीज, और हाइट इज टेकन, हाइट टेकन फ्रॉम ग्राउंड। अच्छा, आगे मूव करने से पहले मैं आपको एक क्विक टेस्ट क्वेश्चन दूंगा, उसके आप आंसर लिखेंगे। हो गया यहां तक? जी बेटा, लिखो टेस्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, identify the following graphs for an object falling in vacuum under gravity। एग्जामिनर आपको ग्राफ देगा, आपने ये पहचानना है कि ये इस चीज का ग्राफ है। पहला ग्राफ, y और ये टाइम, आपने y पहचानना है कि क्या हो सकता है। दिस इज द ग्राफ, y कैन बी या y इज डैश। हाँ जी, किसका ग्राफ है ये, Speed. और ये कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म इंक्रीज, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म इंक्रीज। तो y इज स्पीड। ये पहला ग्राफ हो गया। नंबर 2 पे आ जाओ, p अगेंस्ट टाइम। p कोई भी चीज हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। p के ऑप्शंस बताओ क्या क्या हो सकता है। The gravitational field. b कैन बी, मैं आपको ज्यादा ऑप्शन अगर कहूं तो डैश। मुझे 3 ऑप्शन बताओ, p के मुझे 3 ऑप्शन बताओ। p कैन बी एक्सलेशन, एक्सलेशन को ही हम ऑब्वियसली g कहते हैं। पहला ऑप्शन समझ आ गया, p कैन बी एक्सलेशन और g। दूसरा ऑप्शन, p कैन बी
P कैन बी वेट या रिजल्टेंट फोर्स पहले लिख लो। क्या P रिजल्टेंट फोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ना, क्योंकि अगर वैक्यूम में तो रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? और P कैन बी वेट, ये देख सर लो फिर समझ आगे। नहीं आई। बेटा जब कोई चीज वैक्यूम में फॉल करती है उसका उसकी तीन चीजें कांस्टेंट होती हैं, एक्सलेरेशन भी कांस्टेंट। अच्छा, P कोई भी चीज हो सकती है जो कांस्टेंट है। P कोई भी चीज हो सकती है जो कांस्टेंट है। तो जितने चीजें कांस्टेंट है वो सब P हो सकते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है? एक्सलेरेशन, रिजल्टेंट फोर्स और वेट, तीनों कांस्टेंट है। क्या टाइम हो गया है? बेटा अब आगे समझ के, कोई भी चीज जो कांस्टेंट है वो P हो सकती है। भाग जाओ। अच्छा सही है। Thank you, sir. Allah Hafiz, sir. हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मैसेज करो, मैं तुम्हें बता दूँ। ज्यादा तो नहीं है कि ना ज्यादा नहीं किया, पास पेपर किया। तो मुझे मैसेज करो ना, मैं तुम्हें सारी रिकॉर्डिंग्स भेज दूँ। शुक्र है जी अल्लाह का, गुड है हम जी। आप गुड हैं? नहीं यार, ऐसे ना करो, क्यों गुजारा है? मुझे तो आप किस तरह? तरीका बताओ ना किस तरह। नहीं है। जितना मैंने ठीक लेकिन FSC की एकेडमियां भी कोई इतनी, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाती हैं, वो भी कुछ फीस लेती है। हाँ उस मैंने मैट्रिक की 10,000 पूरे सब्जेक्ट की अगर अकेडमी हाँ हाँ, किसी ने सालों की तो एक फर्क है ना फिर। मैंने एक बार ना जिंदगी में तुम्हें सुनाता हूँ। मर्जी जान मार रहे हैं, A1 में एक क्लास में 45 मिनट में 40-50 बच्चे होते हैं, तो उनकी फीस भी जमा करो, उतनी ही बनती है। जब मैट्रिक में एक बंदा पढ़ाता है 150 बंदे,
और फीस लेता है फर्ज को 1,000 और ए लेवल में पढ़ाता है 30 बंदे और फीस लेता है 6,000, तो अमाउंट तो सेम बन रही है फिर। हाँ, तो वहां पे 200 बंदे बैठे, 400 बैठे, हमें क्या है, हम तो पढ़ा रहे हैं ना, हमारा तो टाइम 40 मिनट 45 मिनट लग रहे हैं, तो वो जो वो वाले टीचर है ना वो भी सही छाप रहे हैं, ऐसे नहीं है। बिजनेस ऑलरेडी बिजनेस